वो एक इसमें क्या करने वाले हैं एक फुल सीरीज लेके आने वाले हैं। इसमें क्या करने वाला हूँ बेसिकली कि जितनी भी अपने ना सीबीएसई में इस पर जो 10 चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं ना उन 10 के 10 चैप्टर्स को हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो दसों चैप्टर केमिस्ट्री का मैं लेके आऊंगा, एक एक वीडियो बनाएंगे हर चैप्टर्स की और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। अगर तुम इसको देख लेते हो तो इसके अलावा तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें हम लोग एक एक चीज को कवर करने वाले हैं, चाहे वो तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन हो चाहे तुम्हारा वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो, तो हर एक चीज को इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज। तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी चैनल पे हम लोग सारे वीडियोस को पोस्ट करने वाले हैं, तो ध्यान से देखते रहना कि किस किस तरीके से हम लोग सबको कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों को क्या क्या करना है उसको देखते हैं। तो देखो हर चीज को कवर करेंगे, छोटी सी डेफिनेशन से लेके इंपॉर्टेंट चीजों तक। तो कुछ ऐसी चीजें दी हैं जो ज्यादा पेपर में वेटेज है, जिनका ज्यादा आता है, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और बाकी चीजों को जो छोटी छोटी डेफिनेशन वगैरह है उनको थोड़ा कम कम अमाउंट में पढ़ने वाले हैं, लेकिन कवर सबको करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारी क्लास है। तो सबसे पहले अगर तुम ध्यान से देखो तो सॉल्यूशन क्या है। तो बेसिकली सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। एक और याद रखना है कि ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का। सेकंड बेटा, अ सॉल्यूशन ऑफ टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। यानी दो सब्सटेंस जो भी मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के नाम से उनको हम लोग जानते हैं। द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट, है ना, वो कंपोनेंट जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। तो इस तरीके से दो कंपोनेंट होते हैं किसी भी सॉल्यूशन को। तो ये देखो यहाँ पे मैंने सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को कंसीडर किया है, तो ध्यान से देखो ये हम लोग का सॉल्यूट हो जाएगा। कुछ भी छोटा सा अमाउंट ले लो, शुगर ले लो, सॉल्ट ले लो, तो जो भी कम अमाउंट में होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्यूट। और जो ज्यादा अमाउंट में रहने वाला है उसको हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। और सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को अगर तुम ऐड कर देते हो तो व्हाट वी गेट बेटा, तो वी गेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को ऐड कर दूं तो रिजल्टिंग हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ टू थिंग, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन अ स्मॉलर क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट विच इज प्रेजेंट इन अ लार्जर क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को समझ सकते हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बोला गया है आपसे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसको मैंने एक टेबल में तुम लोगों के लिए लिख दिया है, तो इसको एक बार बस नजर मार सकते हो कि कितने अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो टोटल देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीजों को याद रखना है। अब सॉल्यूट मेरा सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है, उसी तरीके से जो मेरा सॉल्वेंट है वो भी क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो इस तरीके से टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 into 3 दैट इज 9। तो टोटल 9 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। उन्हीं 9 तरह की पॉसिबिलिटी को हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखो अगर मेरा सॉल्वेंट को मैंने फिक्स कर लिया है कि पहले पोर्शन के लिए मैं सॉल्वेंट क्या लेके चल रहा हूँ, तो पहले वाले केस के लिए मैं सॉल्वेंट लेके चल रहा हूँ कि गैस है। तो अगर तीनों में मेरा गैस एज अ सॉल्वेंट है तो सॉल्यूट बदल दो, गैस को सॉल्यूट ले लो, एक बार लिक्विड को सॉल्यूट ले लो और एक बार सॉलिड को सॉल्यूट ले लो। उसी तरीके से नेक्स्ट में मैंने क्या किया है कि लिक्विड को सॉल्वेंट ले लिया है और तीन तरीके के अलग अलग मैंने सॉल्यूट यूज किया है, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो। और लास्ट में मैंने सॉल्वेंट किसको लिया है, सॉलिड को सॉल्वेंट लिया है। हम अपनी इस चैप्टर है जो सॉल्यूशन, उसके अंदर हम इसको कवर करने वाले हैं बेटा। तो इसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं दो मेन चीज को। कौन कौन सा, पहला बेटा दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। एक तो इसको बड़ी डिटेल से कवर करने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टीज को पूरा पढ़ेंगे कि जब नॉन कोलिगेंट सॉलिड को डालते हैं तो क्या होता है। और दूसरा हम लोग कवर करेंगे लिक्विड इनटू लिक्विड, एक इसको भी कवर करने वाले हैं। और एक कवर करेंगे हम लोग गैस इन लिक्विड, दैट इज गैस इन लिक्विड। तो ये वाला क्वेश्चन, तो इन तीनों को हम अपने इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। बाकी ये टोटल 9 टाइप के पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो जस्ट इसको एक बार गो थ्रू कर लेना, कोई भी मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान। ये तुम अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। तो इन तीन चीजों पे हम लोगों को ज्यादा फोकस करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा,
A solution in which the water act as a solvent is known as aqueous solution। उसी तरीके से ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर के अलावा कोई और चीज सॉल्वेंट की तरह काम करे तो उसको हम लोग नॉन एक्वस सॉल्वेंट बोलते हैं। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या लिखा है मैंने इसी तरीके से। और दूसरा, अ सॉल्यूशन इन विच द सॉलिड प्रेजेंट इन अ लार्जर प्रोपोर्शन आर कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। तो इस चीज को याद रखना बेटा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या प्रेजेंट ज्यादा सॉलिड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। और उसी तरीके से अमलगम इज द सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड एंड एलॉयज आर द सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फटाफट। तो नेक्स्ट क्या है बेटा हम लोगों का, तो नेक्स्ट आता है हम लोगों का यहाँ पे दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि किस तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन का। तो चलो देखते हैं कि कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। वो कंसंट्रेशन बेसिकली क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब ये है, अगर मैं एक सिंपल सी चीज में समझा दूं कि जो हम लोग करने वाले हैं, तो कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है बेटा कि मान लो मेरे पास कोई भी एक मैंने छोटा सा बीकर ले लिया, इसके अंदर हमने लेट अस अज्यूम वाटर को ऐड कर दिया। अब मैं इसके अंदर अलग अलग चीजें डालूंगा। मैंने बोला कि मैंने इसके अंदर शुगर को ऐड किया, तो मैंने शुगर ऐड किया 5 ग्राम। ठीक है। तो 5 ग्राम शुगर ऐड किया, और हो सकता है जो वाटर लिया है वो मैंने 100 ml वाटर लिया है। अब मुझे इसका कंसंट्रेशन पता करना है। या हो सकता है कि मैं शुगर को ग्राम में ले रहा हूँ और सॉल्वेंट को भी ग्राम में मेजर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अलग अलग कि किसी सॉलिड को लिक्विड में डाला, अब मुझे उसका कंसंट्रेशन पता करना है। इसी तरीके से कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के बहुत अलग अलग टर्म्स होते हैं, तो उन्हीं टर्म्स को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो कौन कौन से टर्म्स हैं वो जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है बेटा हम लोग का मास परसेंटेज, कि व्हाट इज दिस मास परसेंटेज। ये मास परसेंटेज क्या होता है। तो मास परसेंटेज का मतलब होता है बेटा कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम लोग बोलते हैं मास परसेंटेज। जैसे हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें आप देखोगे लिखा होगा आपको वहां पे कि 5% सॉल्यूट दे रखा है। अब ये जहां भी ये परसेंटेज वर्ड आ गया, 10% दे रखा है सॉल्यूट, 5% दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि 5 ग्राम सॉल्यूट है वहां टोटल 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। तो ये इसका मतलब होगा बेटा, जहां भी ये 5% दे दिया। अगर मैंने बोल दिया कि 10% ग्लूकोज का सॉल्यूशन है बाय मास, तो हम क्या बोलेंगे कि 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है टोटल 100 ग्राम के सॉल्यूशन में। तो इस तरीके से हम लोग मास परसेंटेज को अपना समझ सकते हैं। क्लियर है। तो ये तो हो गया हम लोग का मास परसेंट। इसी तरीके से अगर मुझे वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, अगर मैं बोल दूं कि मुझे सॉल्यूशन एमएल की बात कर रहा हूं, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, तो वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा, सेम टू सेम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन एमएल इनटू 100 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो वहां पे हम लोग मेजर कर रहे थे किसमें, ग्राम में, और यहाँ पे हम लोग मिलीलीटर में मेजर करने लग गए हैं, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज बाय वॉल्यूम। तो दिस इज वी बाई वी। उसी तरीके से एक हमारा पहला हो गया, दूसरा हो गया तीसरा आता है बेटा मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग वेरिएट भी करेंगे आगे, मोल फ्रैक्शन को अलग अलग डिफाइनिंग टर्म्स के साथ। तो ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा कि इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल ऑफ द वन कंपोनेंट टू द नंबर ऑफ मोल, और we say total number of mole in case of binary solution। अगर हम दो सॉल्यूशन लेते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या है कि सिर्फ दो चीजें हैं उसके अंदर, एक सॉल्यूट हो गया एक सॉल्वेंट हो गया। तो मान लो मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो देखो इसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का निकालना है तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्लस में मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। और इसका उल्टा अगर मुझे सॉल्वेंट का निकालना है तो मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। याद रखना है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। यानी मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। यानी अगर मैंने बोल दिया कि वाटर
और शुगर का मिक्सचर है, ठीक है, और मैंने बोल दिया कि वाटर का मोल फ्रैक्शन अगर 80% आ रहा है तो शुगर का कितना हो जाएगा 1 माइनस 80%, दैट इज कितना हो जाएगा 20%। तो 100 में से 80% को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 20%। तो एक का मोल फ्रैक्शन अगर आप आइंट्रिक कंपोनेंट में निकाल लेते हो तो दूसरे को निकालने के लिए 1 में से माइनस कर दो। तो इस तरीके से आप उसके मोल फ्रैक्शन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आई होप ये बहुत सिंपल है, सबको समझ आया होगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है बेटा हम लोगों का कि किस तरीके से हम लोग और बाकी कंसंट्रेशन डिफाइनिंग टर्म्स उनको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हम लोग का बेटा पार्ट्स पर, क्या है, पार्ट्स पर मिलियन, दैट इज पीपीएम। तो इस वाले कंसंट्रेशन टर्म्स को हम जहां यूज करते हैं जहां पे सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में होता है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। तो जब भी सॉल्यूट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा तो वहां पे हम किसको यूज करने वाले हैं बेटा, वहां पे हम लोग यूज करने वाले हैं पार्ट्स पर मिलियन को। तो जैसे अभी हम लोगों ने मास परसेंटेज पढ़ा था तो उसमें क्या बोला था कि 100 ग्राम के अंदर कितना प्रेजेंट है। अगर 5% बोला तो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम का सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो उसी तरीके से पीपीएम का मतलब क्या होता है कि कितना पार्ट्स प्रेजेंट है इन 1 मिलियन, दैट इज 10 की पावर 6 में, यानी मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय total volume of the solution in ml multiplied by 10 की power 6 which is equal to 1 million. That's why they are called parts per million. ठीक है, यानी in case of gases ppm refer to the volume rather than masses. That is 1 ppm means क्या हो जाएगा, मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो 1 ppm means 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन 1000 लीटर। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा सबको। पीपीएम, पीपीएम जस्ट इक्विवेलेंट किसके मान के चलो, पीपीएम को जस्ट इक्विवेलेंट मान के चलो आप मास परसेंटेज की तरह, बस यहाँ पे वहां पे 100 था, यहाँ 10 की पावर 6 हो गया है, क्लियर है। और ये जहां यूज करते हैं जहां पे सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है बेटा हम लोग का स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर, कि कितना ग्राम एक लीटर के अंदर सॉल्यूट, कितना ग्राम सॉल्यूट एक लीटर के अंदर प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा बेटा मोलैरिटी। तो इसके अंदर हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ना है, मोलैरिटी को पढ़ना है। तो चलिए चेक करते हैं ये मोलैरिटी क्या होता है, फटाफट जल्दी देखो। तो मोलैरिटी क्या होगा बेटा, सबसे पहले इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है कि इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरी चीज व्हाट इज मोलैरिटी, तो इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस पॉइंट को याद रखना कि 1 लीटर के अंदर कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग डिफाइन करेंगे मोलैरिटी के नाम से। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कहीं जगह आपने देखा होगा, लैब में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लिखा होता है 2 मोलर H2SO4। तो अगर तुमसे कोई बोले कि क्या है भाई इसका मतलब 2 मोलर H2SO4 का मतलब क्या है, क्या होता है ये 2m, तो 2m का मतलब है बेटा कि इसकी मोलैरिटी 2 है। इसका मतलब 2 मोल H2SO4 के 1 लीटर के अंदर प्रेजेंट है, मतलब 2 मोल ऑफ H2SO4 है 1 लीटर के सॉल्यूशन में, उसमें 2 मोल H2SO4 के प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आप मोलैरिटी को डिफाइन कर सकते हो। इसने मोलैरिटी दी है 1m, इसका मतलब क्या है, 1 मोल प्रेजेंट है सॉल्यूट का 1 लीटर के सॉल्यूशन में। याद रखना सॉल्यूशन किससे मिलकर बना है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, स्टार्टिंग से पढ़ लें इस चीज को। तो इस तरीके से हम लोग अपने मोलैरिटी को डिफाइन करते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू दिस। अब देखो इस फॉर्मूले को चाहो तो और भी खोल सकते हैं ना हम लोग, कैसे खोलेंगे, देखो हम सबको पता है व्हाट इज मोल। मोल क्या होता है बेटा, दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज मोल, मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो दिस इज मास ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम divided by molecular weight of the solute into volume of the solution in liter। तो अगर मिलीलीटर में होगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मोलैरिटी निकाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्या कि मोलैरिटी वैरीज विद टेम्परेचर। Why? Due to accompanied change in the volume of the solution। यानी मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करती है। ऑन द अदर हैंड मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, दे ऑल आर
टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज उसमें मास आता है और मास टेम्परेचर की बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट है, जबकि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इसीलिए बेटा जो मोलैरिटी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो बस यहाँ पे यही दो तीन चीजों को ध्यान में रखना है, एक तो मोलैरिटी का फॉर्मूला और बाकी छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना है। क्लियर है? आई होप यहाँ तक ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्या आता है हम लोगों का, तो नेक्स्ट आता है एक और इंपॉर्टेंट और ये लास्ट होगा हम लोग का कंसंट्रेशन डिफाइनिंग टर्म, दैट इज मोलैरिटी। मैं नॉर्मेलिटी को नहीं कवर करने वाला हूँ क्योंकि अभी हम सिर्फ किसमें फोकस कर रहे हैं कि अभी बोर्ड के एग्जाम्स के लिए फोकस कर रहे हैं, तो उसमें आपको बस मोलैरिटी मोलैरिटी इनसे काम चल जाएगा, नॉर्मेलिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ठीक है, तो मोलैरिटी क्या होती है, तो मोलैरिटी को सबसे पहले तो हमें स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एम से। तो पहली चीज तो आप ये याद रखेंगे कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। दूसरी चीज बेटा कि मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी क्या होता है, तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लोग लेके आ चुके हैं मास ऑफ द सॉल्वेंट को पिक्चर में, जबकि मोलैरिटी के केस में क्या था, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन में मास ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं चाहूं तो फिर वही नंबर ऑफ मोल्स को मैं खोल सकता हूं, तो दैट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम। अगर किलोग्राम में दे रखा होगा तो 1000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो one important thing बेटा, अगेन मोलैरिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मोलैरिटी क्या होती है, टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होती है। क्यों इंडिपेंडेंट होती है? क्योंकि इसमें मास आ रहा है और मास टेम्परेचर के बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। यूनिट की बात करें अगर हम लोग मोलैरिटी की, तो यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज मोल्स पर केजी। तो कितना ग्राम मोल्स है पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम लोग मोलारिटी की यूनिट को देख सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, बेसिक चीजें, दैट इज मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इन सब के बारे में, कंसंट्रेशन डिफाइनिंग टर्म्स, व्हाट इज सॉल्वेंट, व्हाट इज सॉल्वेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इन सबको हम लोगों ने यहाँ तक कवर कर लिया है। तो एक छोटा सा जो क्वेश्चन था हम लोगों का वो यहाँ पे फिनिश होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या आता है हम लोगों के लिए। तो बेटा यहां से अब एकदम आप लोग दिमाग लगा के समझना, क्योंकि अब यहां से वो बेसिक था, सब कुछ 11th क्लास का टॉपिक था, अब यहां से पूरा शुरू हो रहा है तुम लोग का 12th। इससे डेफिनेटली 110% बता रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको एकदम ध्यान से समझना है, अगर इसको तुम समझ लेते हो तो एकदम ये गारंटेड बोल रहा हूं कि इस पे दो या एक क्वेश्चन अगर 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो, 3 मार्क्स का हो, इवन 5 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन इन टॉपिक से आते हैं। तो ये अब हम क्या कवर करने वाले हैं कि जब लिक्विड को लिक्विड में डालते हैं, यानी जब मेरा सॉल्यूट भी लिक्विड हो और जब सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, तो वहां पे कुछ रिजल्ट देखने को मिलते हैं। उसी को एक्सप्लेन किया था किसने, रॉल्स लॉ ने एक्सप्लेन किया था। तो उसी रॉल्स लॉ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये रॉल्स लॉ क्या होता है और किस तरीके से आप रॉल्स लॉ के बारे में थोड़ा सा समझते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग थोड़ा सा रॉल्स लॉ के बारे में कि रॉल्स लॉ क्या है और क्या बताता है आपको। तो बेसिकली जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या याद रखना है कि ये लिक्विड इनटू लिक्विड का पार्ट है। तो रॉल्स लॉ की क्या स्टेटमेंट थी भाई, तो इसने बोला था कि फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द टू मिसिबल लिक्विड्स the vapor pressure of each liquid in solution is less than the respective vapor pressure of the pure liquid and the equilibrium, the partial vapor pressure of the liquid is directly proportional to the mole pressure। चलिए समझते हैं इसको पहले। ठीक है, क्या होता है इसको पहले पूरा समझो, उसके बाद आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है देखो ध्यान से। मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे कोई लिक्विड है, मैं बोल रहा हूं इसका नाम दे देते हैं, इस लिक्विड का नाम दे देते हैं हम लोग, दैट इज लिक्विड ए। ठीक है, तो इसको नाम दे दिया हम लोगों ने लिक्विड ए। उसी तरीके से एक और लिक्विड लिया हम लोगों ने, इस लिक्विड का नाम दे देते हैं हम लोग, तो इस लिक्विड का भी नाम दे देते हैं। ये लिक्विड क्या है भाई, तो ये लिक्विड हम लोगों का है लिक्विड नंबर बी। ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होगा अपना। तो अगर मैं इसके वेपर प्रेशर को बात करूं प्योर स्टेट में, अभी इसमें कुछ भी नहीं मिला है, तो मैं बोल रहा हूं कि इसका वेपर प्रेशर है पी नॉट ए और इसका जो वेपर प्रेशर है वो है पी नॉट बी।
ठीक है, ये याद रखना है। एक का वेपर प्रेशर पी नॉट ए है और एक का वेपर प्रेशर पी नॉट बी है, और ये प्योर स्टेट में है, मतलब इसमें हमने किसी चीज को नहीं मिलाया है। होता क्या है कि जैसे ही इन दोनों लिक्विड को आपस में हम लोग मिलाते हैं, जैसे ही इन दोनों लिक्विड को हम लोगों ने आपस में मिलाया, तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे अब ए लिक्विड भी है और यहाँ पे अब बी लिक्विड भी है, मतलब यहाँ पे दोनों लिक्विड मिल चुके हैं। अब मैं बोलूं कि भाई इसका प्रेशर बताओ क्या है, और इसके प्रेशर में क्या कोई चेंजेस आएगा? तो बिल्कुल चेंज आएगा। अगर मैं प्योर स्टेट की बात करूं, वही स्टेटमेंट बोल रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इन सॉल्यूशन इज लेस देन द रिस्पेक्टिव वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड। यानी जब ये प्योर स्टेट में था तो इनका जो भी वेपर प्रेशर था उससे अब कम वेपर प्रेशर हम लोगों को मिलने वाला है जब हमने इन दोनों को क्या कर दिया है और मिक्स कर दिया है। और जब दो लिक्विड को मिक्स करने पे जब इनका इंडिविजुअल प्रेशर निकालते हैं, उसी टर्म को तो बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। तो उसी के बारे में बात करेंगे रॉल्स लॉ में कि किस तरीके से पार्शियल प्रेशर में वेरिएशन आ रहे हैं। अब हम सबको पता है कि डाल्टन ने एक लॉ दिया था कि अगर मुझे टोटल प्रेशर को कैलकुलेट करना है तो व्हाट इज दिस टोटल प्रेशर? दिस टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल गैसेस लिक्विड। यानी कैसे मैं बोल सकता हूं क्या, दिस इज पी ए प्लस इसको मैं क्या बोल सकता हूं, पी बी। अब देखो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ये कोई बोल दे ये पीए और पीबी है और ये पी नॉट ए पी नॉट बी है, क्या दोनों में फर्क है? बिल्कुल फर्क है। ये हम कब बात कर रहे थे, प्योर स्टेट में, जब इसमें कोई भी चीज नहीं मिली थी, लिक्विड प्योर फॉर्म में था। यहाँ पे हमने दोनों को मिक्स कर दिया। अब जब मैं इसके इंडिविजुअल प्रेशर की बात करूंगा तो ये पीए पीबी क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड ए एंड लिक्विड बी। अब देखो ये पीए की वैल्यू कितनी होगी, तो ये जो पीए निकलता है बेटा यहां से, इस पीए की वैल्यू होती है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो दिस पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। उसी तरीके से व्हाट इज पीबी, तो ये पीबी निकल के आ जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी। व्हाट इज एक्स ए एंड एक्स बी? सो एक्स ए एंड एक्स बी हियर आर मोल फ्रैक्शन। तो एक्स ए और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग टोटल प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही कहा है यहाँ पे स्टेटमेंट देखो कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ये देखो जो पार्शियल प्रेशर आ रहा है पीए और पीबी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जिस लिक्विड का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उसका पार्शियल प्रेशर उतना ज्यादा होने वाला है। तो आई होप अब तुम लोगों को ये पूरा स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गया होगा कि रॉल्स लॉ क्या कहना चाहता था और किसके बारे में बात कर रहा है। क्लियर है? तो इस चीज को याद रखना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लेना तुम लोग सभी। ठीक है, ध्यान रखना कि ये स्टेटमेंट तभी समझ आएगी जब आप लोगों को ये सब बातें समझ आएंगी। ठीक है, तो ये हो गया पूरा रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट के बारे में। अभी आगे कंटिन्यू करते हैं इसको, चलो ठीक है। तो यहां तक तो सबको क्लियर है। अब देखो अब चलते हैं बेटा आगे। तो आगे क्या कहता है, यानी अकॉर्डिंग टू द डाल्टन लॉ ऑफ अ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज in the container will be the sum of the partial pressure of the component of the solution and it is given by this। ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया एक्सप्लेन ये चीज कि क्या हो गई भाई, ये हो गया P टोटल। तो P टोटल इज इक्वल टू किसके आ गया, दैट इज PA प्लस PB के। और इस तरीके से अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं वैल्यू PA और PB का तो व्हाट वी गेट, देखो बेटा PA की जगह भी वैल्यू इनपुट कर दी P नॉट A इंटू एक्स ए और PB की वैल्यू क्या थी P नॉट B इंटू एक्स बी। और हम सबको पता है, क्या पता है कि अगर मैं बोलूं मोल फ्रैक्शन का सम दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी, ये किसके इक्वल होता है, तो ये होता है बेटा 1 के इक्वल। यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो अगर यहां से मैं पुट कर दूं एक्स ए की वैल्यू तो एक्स ए की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं ना, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो वही पुट किया है बेटा, दैट इज एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो इस तरीके से हम लोगों को टोटल प्रेशर मिल जाता है, दैट इज टोटल प्रेशर कम्स आउट टू बी पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डाल्टन्स लॉ।
तो ये डायटन्स लॉ नहीं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रॉल्स लॉ। याद रखना, रॉल्स लॉ। डायटन्स लॉ की हेल्प से तो हमने पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट किया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रॉल्स लॉ। तो ये रॉल्स का कौन सा लॉ है, तो ये रॉल्स का लॉ है फॉर अ वॉलेटाइल सॉल्यूट। रॉल्स के दो लॉ पढ़ने वाले हैं, ये वॉलेटाइल सॉल्यूट, और जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे हम लोग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में। तो ये रॉल्स का किसके लिए लॉ है, वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी लिक्विड के लिए। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो आई होप क्लियर होगा यहाँ तक सबको कि व्हाट इज रॉल्स लॉ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई, कि अब क्या क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन। आप किसको बोलेंगे कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन, किस तरीके से डिफाइन करोगे तुम आइडियल सॉल्यूशन को। तो देखो, रॉल्स का लॉ हम लोगों ने अभी देखा, जो भी सॉल्यूशन, जो भी लिक्विड्स रॉल्स के लॉ को फॉलो करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे कि ये है आइडियल सॉल्यूशन, यानी द सॉल्यूशन विच ओबे रॉल्स लॉ over all desired concentration and entire concentration, these are called ideal solution, है ना। यानी the ideal solution are those which obey Raoult's law over the entire range of concentration at a given temperature। तो क्या क्या खासियत होती है भाई, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन का, किस तरीके से पहचानेंगे ये सॉल्यूशन आइडियल है। ध्यान से देखो, तो पहला चीज, द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड रिजल्ट इन आइडियल सॉल्यूशन व्हेन they obey Raoult's law, and delta H of mixing, that is delta H of mixing is equal to 0। अब ये क्या बोल रहा है भाई, what do you mean by this term delta H of mixing। ध्यान से समझो, अगर मैंने बोला कि मैंने दो लिक्विड लिया, उन दोनों लिक्विड को मिक्स किया, अगर उन दोनों लिक्विड को मिक्स करने पे अगर वहां से कोई भी हीट नहीं निकल रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन है। उसी चीज को बोल रहा हूं कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग मतलब दो लिक्विड को मिक्स करने पे कोई भी हीट नहीं निकल रही है, यानी नो एनर्जी इवॉल्व और एब्सॉर्ब ऑन मिक्सिंग, दैट इज डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इज 0। उसी तरीके से डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी 0 होता है इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो ये डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग का क्या मतलब है, ये क्या बोल रहा है, तो डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग का मतलब ये है बेटा कि अगर मैंने दो लिक्विड को मिक्स किया तो उसमें कोई भी एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, उसका वॉल्यूम ना तो बढ़ेगा ना वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। यानी डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जो है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो कोई ये पेपर में बहुत बार आता है, what is ideal solution, what are the characteristics of ideal solution and what are the examples of ideal solution। तो उसको कवर करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्लियर है सबको, जो रॉल्स लॉ को क्या करें, फॉलो नहीं करेंगे उनको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, और जो कर लेंगे, सॉरी, जो आइडियल सॉल्यूशन कौन होंगे जल्दी बताओ, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेंगे, और जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे दे आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो उनकी भी बात करेंगे, पहले इसका एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं बेटा। तो किस कौन कौन से एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशन के, ध्यान से देखो। तो एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा भाई आइडियल सॉल्यूशन का, तो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल हो जाएगा बेंजीन और टॉलीन, ठीक है। ये देखो, तो बेंजीन हो गया और टॉलीन हो गया, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो चलो एक बार देख लेते हैं दोबारा एग्जांपल्स को। तो ये एग्जांपल हो जाएगा बेटा हम लोगों का किसका, तो ये एग्जांपल हो जाएगा आइडियल सॉल्यूशन का। कौन कौन से हैं जल्दी देखो फटाफट। तो एक तो हो जाएगा बेंजीन टॉलीन, एक हो जाएगा एन हेक्टेन और एन हेप्टेन, दूसरा हो जाएगा इथाइल आयोडाइड या इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन और भी से ब्रोमोबेंजीन। तो दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है कि व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या आता है भाई हमारा, चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है हम लोगों का, ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाएगा हम लोगों का बेटा, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द आइडियल सॉल्यूशन की, किस तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो आइडियल सॉल्यूशन का। चलो चेक करते हैं भाई कि आइडियल सॉल्यूशन को किस तरीके से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक ही फॉर्मूला याद रखो, कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, तो मैंने बताया था आप लोगों को, दैट इज पी ए, है ना, इज इक्वल टू पी नॉट ए इनटू मोल फ्रैक्शन। ये फॉर्मूला याद है ना, ठीक है। अब इससे साफ साफ पता लग रहा है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पी नॉट ए क्या है, इसका कांस्टेंट है। तो आप इसको ना इस वाली इक्वेशन से कंपेयर करो जरा। हम सबको पता है y इज इक्वल टू mx
प्लस सी। ये इक्वेशन कब यूज करते हैं हम लोग? ये इक्वेशन यूज करते हैं स्ट्रेट लाइन के कर्व के लिए। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, एक को नाम ए दे दिया और एक को बी दे दिया है, दो लिक्विड लिए हैं। अब देखो कैसे ग्राफ बना है। अगर मैं बोलूं इस ग्राफ में कि यहाँ पे एक्स से जो है एक्स ए, इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। और जैसे जैसे इधर बढ़ रहा हूं मैं एक्स एक्सिस के अराउंड, तो मोल फ्रैक्शन एक्स ए का बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो एक्स ए है उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया है बेटा? 1 हो गया है। जब एक्सए का मोल फ्रैक्शन 0 है, ये 0 था बेटा याद रखना। जब एक्सए का मोल फ्रैक्शन 0 है तो उस समय आप खुद सोचो एक्सबी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? भाई एक्सबी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा? 1 भी होगा, क्योंकि मैंने बताया था मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो अगर एक का 0 है तो दूसरे का कितना होगा? 1। ऑब्वियस सी बात है। यानी यहाँ पे एक्सबी कितना है? तो यहाँ पे एक्सबी है 0। अब इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो जरा। अगर मैं पीए के लिए पहले इस ग्राफ को ड्रॉ करता हूं तो इसके लिए देखो स्ट्रेट लाइन का कर्व बन रहा है क्या? बन रहा है बिल्कुल। तो ये ग्राफ किसके लिए बन रहा है बेटा? ये देख सकते हो, ये मैंने क्या किया है कि ए का देखो चेंज कर सकते हो, ये इस ग्राफ में है बी इधर बनाया मैंने, यानी ये पीए बढ़ाता जा रहा है, तो उस हिसाब से भी आप लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, हम ए कर देते हैं इसको और इसको हम बी कर देते हैं, ठीक है। वो आप कहीं भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। तो देखो x ये बढ़ता गया तो p ये बढ़ता गया। इस पॉइंट पे क्या मिला? इस पॉइंट पे मिल गया p नॉट a, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या मिल गया? p नॉट a। क्यों? ये कैसे प्योर प्रेशर हो गया? तो सोचो, यहाँ पे हम गए xa का मोल फ्रैक्शन बढ़ता गया, यहाँ पे xa की वैल्यू 1 हो गई है, मतलब यहाँ पे दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं। तो जब दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, यानी जो भी प्रेशर है वो सिर्फ किसके चलते हैं? ए के चलते। तो इस पॉइंट को क्या मैं पी नॉट ए नहीं बोल सकता था? पी नॉट ए क्या था? प्योर प्रेशर ऑफ द एयर। तो बिल्कुल बोल सकता हूं। तो ये हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पे प्योर प्रेशर। उसी तरीके से देखो बी का ये ग्राफ बढ़ता गया, यहाँ पे ए 0 है, तो जो भी ये किसके चलते हैं? बी के चलते हैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ पी नॉट बी। और ये जो लाइन मिल रही है यही है बेटा टोटल प्रेशर। जो टोटल प्रेशर किसके इक्वल है? जो इक्वल है पी ए प्लस पी बी के इक्वल। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल प्रेशर को। यानी जो टोटल प्रेशर होगा वो हमेशा पी नॉट ए और पी नॉट बी के बीच में लाई करेगा। अगर मैंने बोला कि मेरा पी नॉट बी 300 है और पी नॉट ए 400 है, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा। तो ये कर्व हम लोगों को मिलता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से कर सकते हो इसको, ठीक है। चलिए बेटा, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोगों का क्या होता है और किस तरीके से आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझते हो। तो चलो देखते हैं एक बार नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी कि क्या होता है अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हम लोग रियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं या नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी। तो होता क्या है इसकी बात करते हैं। सबसे पहले बेटा, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे, यानी द सॉल्यूशन व्हिच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, दे आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब इसकी कहानी क्या होने वाली है कि फॉर सच सॉल्यूशन PA is not equal to P naught XA and PB is also not equal to P naught B into XB। यानी for such mixture delta enthalpy is not equal to 0 and delta V of mixing is also not equal to 0। यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ हीट भी निकल सकती है या हीट की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, और जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन भी वॉल्यूम में पॉसिबल है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक बात बताओ, अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में PA P नॉट A XA के इक्वल नहीं आता है, PB P नॉट B XB के इक्वल नहीं आता है, तो क्या आएगा? या तो उससे ज्यादा आएगा या कम आएगा। दो ही तो ऑप्शन है ना, या तो ज्यादा है या कम है। तो उसी बिहाफ पे हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं हमारे, वो दो टाइप के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? तो पहला देखिए बेटा कि सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, यानी कुछ सॉल्यूशन वो होते हैं जो कौन सी डेविएशन को शो करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो चलो इनकी बात करते हैं।
यानी द वेपर प्रेशर ऑफ द ईच कंपोनेंट इन सच मिक्सचर इज मोर देन व्हाट वुड एक्सपेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ फॉर द कंपोनेंट ए एंड बी। यानी जितना हम सोच रहे थे कि ए और बी का वेपर प्रेशर आना चाहिए, उससे ज्यादा वेपर प्रेशर अगर आ गया तो हम बोलेंगे कि ये पॉजिटिव डेविएशन है। अब तुम सोचो कि यार वेपर प्रेशर ज्यादा कब बनेगा, खुद सोचो। मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर दोनों फेसेस को आप ध्यान से देखो, मैंने बोला कि ये लिक्विड फेज, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं बोलूं कि मुझे लिक्विड फेज से वेपर बनाना है, ठीक है, तो मुझे अगर वेपर बनाना है तो वेपर ज्यादा कब बनेगा, खुद सोचो। जितना लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, है ना, जितना लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, उतनी एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगी। मतलब लिक्विड से वेपर बनना आसान होगा, है ना। यानी पॉजिटिव डेविएशन कब देखने को मिलेगा, जब मैं दो लिक्विड ले लूं। मैंने बोला कि लिक्विड नंबर ए है और ये जो है मेरा, ये मैंने बोल दिया कि ये हम लोगों का लिक्विड बी है, ठीक है। तो एक लिक्विड ए है और एक लिक्विड बी है। तो मैंने बोला कि एक तो फोर्स लग रहा है इनका ए और ए का, एक फोर्स लग रहा है बी और बी का, और एक फोर्स लग रहा है ए बी का। मुझे बताओगे जल्दी से कौन कौन से फोर्सेस हैं। ए और ए का फोर्स है फोर्स बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्यूट, बी और बी का फोर्स है फोर्स बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट। एक लिक्विड जो ए या बी में से कोई भी एक सॉल्वेंट है और एक सॉल्यूट है। और एक जो ए बी का फोर्स लग रहा है वो बता रहा है द फोर्स बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर है। यानी अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कम हो, है ना, अगर सॉल्यूट, ये प्योर स्टेट की बात है, ये दोनों प्योर स्टेट और ये दोनों को जब मिक्स कर दिया, तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कम हो, जितना हम सोच रहे थे कि उसके प्योर स्टेट में होना चाहिए, तब वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, है ना, क्योंकि ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी होगी, लिक्विड से आसानी से वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी इसके लिए हम बोल सकते हैं कि फॉर द पॉजिटिव डेविएशन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इज मच लेसर एज व्हाट वी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लॉज। तो वो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसी चीज को लिखा है मैंने यहाँ पे कि इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल इज लेस देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी, द एस्केपिंग टेंडेंसी इन सॉल्यूशन इज हायर in either of the pure component, and for such deviation PA is greater than P naught A XA and PB is greater than P naught B XB. Hence we say total pressure is also greater than the sum of the partial pressure. और इस केस में डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है एंथैल्पी की यहाँ पे। एज द न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड आर वीकर एंड एनर्जी इज अब्सॉर्ब, delta V is also greater than zero. It means there is increase in the volume. यानी पॉजिटिव डेविएशन के लिए दो कंडीशन तुम लोग अच्छे से याद करके चलना बेटा। कौन सा, कि डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी जीरो से ज्यादा है और डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग ये भी क्या है, जीरो से ज्यादा है। तो इस तरीके से इन दोनों चीजों को तुम याद रख सकते हो। क्लियर है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं भाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, किस तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो चेक करो बेटा किस तरीके से आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। देखो ये जो लाइन है ना डॉटेड वाली लाइन, ये तो पूरी आइडियल सॉल्यूशन की तरह है, तो बिल्कुल उसी की तरह है। देखो यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन XA का, यहाँ पे XA का मोल फ्रैक्शन कितना है, तो ध्यान से देखो यहाँ पे XA का मोल फ्रैक्शन 0 है और जैसे जैसे बढ़ते गए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन XA का हो गया है 1। ठीक है, यहाँ पे XA का मोल फ्रैक्शन कितना हो गया बेटा, यहाँ पे XA का मोल फ्रैक्शन हो गया 1। उसी तरीके से XB का मोल फ्रैक्शन यहाँ 0 है, क्योंकि ये 1 है तो ये 0 है, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कितना हो गया है, 1 हो गया है। अब देखिए ध्यान से, ये आइडियल पॉजिटिव डिवीजन का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब जितना हम पीए का सोच रहे थे, पीए का ये सोच रहे थे ना, देखो हमें क्या मिल रहा है, ये वाली कर्व मिल गई। पीबी का हम ये सोच रहे थे ना आइडियल में डॉटेड लाइन, तो पीबी में भी देखो इंक्रीज हो गया, तो पीबी की वैल्यू भी क्या हो गई, जितना सोच रहे थे उससे ज्यादा हो गई। तो इनका जो टोटल प्रेशर है वो भी जितना हम सोच रहे थे डॉटेड लाइन से, उससे क्या हो गया, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कर्व ड्रॉ कर सकते हैं इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है।
यानी क्या लिखा है, एग्जाम्पल बताइए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका एग्जाम्पल याद करना। आपको एग्जाम्पल किसी भी शर्त पे याद होना चाहिए बेटा। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसके, ये देखो, ये एग्जाम्पल्स बिल्कुल अच्छे तरीके से तुम्हें लर्न होने चाहिए, ठीक है। बिना एग्जाम्पल्स के कुछ भी काम नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल्स कोई पूछेगा कि तुम्हें बताओ भाई पॉजिटिव डेविएशन के क्या एग्जाम्पल्स हैं, तो ये एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। देखो ध्यान से, इथेनॉल वाटर, ईथर और एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिथेनॉल, साइक्लोहेक्सेन इथेनॉल, वाटर मिथेनॉल, कार्बन टेट्राक्लोराइड बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड टॉलीन एंड एसीटोन एंड बेंजीन। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने लिख दिए हैं, कोई भी तीन चार एग्जांपल्स जरूर याद रखना। पेपर में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया, क्वेश्चन भी दिखाऊंगा तुम लोगों को, जिसमें लिखा हुआ है कि बताओ भाई एसीटोन और बेंजीन किस टाइप का रिलेशन शो करेंगे। तो तुम्हें एग्जांपल्स याद होने चाहिए। तो दे शो पॉजिटिव रिलेशन, इनके बीच फोर्स क्या है, नेग्लिजिबल है, सॉलिड सॉल्वेंट के बीच फोर्स। तो जब भी सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच लगने वाला फोर्स नेग्लिजिबल होगा, तो ये किस तरीके का रिलेशन शो करेगा बेटा, ये इसी तरीके का रिलेशन शो करेगा, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है? तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा पॉजिटिव डेविएशन। तो हमने एक डिटेल में हर चीज को भी पढ़ लिया, और लास्ट में हम लोगों ने इसके एग्जांपल्स को भी कंसीडर कर लिया है कि पॉजिटिव डेविएशन का क्या एग्जांपल होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, कि कौन से सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। तो चलो चेक करते हैं फटाफट, सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं भाई। तो देखो सबसे पहले कि फॉर सच सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज लेस देन व्हाट वुड वी एक्सपेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रॉल्स लॉ। तो जितना हम रॉल्स लॉ के हिसाब से सोच रहे थे, उससे इसका वेपर प्रेशर क्या होने वाला है, कम आने वाला है। क्लियर है पहली चीज। दूसरी चीज देखिए बेटा, in such mixture the attractive forces हैं between A and B is greater than the attractive forces between solid solute and the solvent solvent, बिल्कुल लास्ट वाली की तरह है। ठीक है, तो कुछ भी इसमें अलग नहीं है। देखो बस क्या कर दिया यहाँ पे, नेगेटिव कर दिया है, यानी PA मस्ट बी लेस देन P नॉट एक्स एंड PB मस्ट बी लेस देन P नॉट बी एक्स बी। और यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग भी जीरो से नीचे आ गया, मतलब यहाँ हीट इज इवॉल्व ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसके चलते जो हीट होती है वो भी क्या होती है, निकलती है। अब देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हम लोगों का नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो कुछ नहीं, उसमें सब कुछ वैल्यूज बढ़ गई थी, तो उसको हम लोगों ने कहा बनाया था, ऊपर। इसमें तुम ध्यान से देखो, हर चीज को हमने क्या बना दिया है, नीचे बना दिया है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि इसमें वैल्यूज जो है वो डिक्रीज हुई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको नीचे से ऐसे रिप्रेजेंट किया है। क्लियर है? अब देखिए कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा, तो एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से याद रखने हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे एसिटिक एसिड एंड मिथेनॉल, acetic acid, pyridine, acetone, aniline, acetone and chloroform, benzene, chloroform and water and nitric acid। देखो वाटर और नाइट्रिक एसिड बात हो रही है, H2O की नाइट्रिक एसिड के साथ, दैट इज HNO3। इन दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा बेटा। और हमें पता है कि अगर बॉन्डिंग मजबूत है तो सॉलिड सॉल्वेंट के बीच मजबूत होगा, तो एस्केपिंग टेंडेंसी कम होगी, यानी ज्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे। इसीलिए दीज टाइप ऑफ डेविएशंस आर अकर, और ये नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं। क्लियर है? तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन को किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने एक समरी बना दी है तुम लोगों के लिए कि किस तरीके से तुम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को याद कर सकते हो। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, उसी को ध्यान में रख के ये टेबल प्रिपेयर किया है, दैट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन की ये कहानी, और नॉन आइडियल में पॉजिटिव और नेगेटिव और दोनों की कहानी लिख दी है, तो समराइज कर दिया है। तो तुम इसको भी यूज में ले सकते हो, इससे भी आप पूरी चीजों को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, काम आएगा तुम्हारे। चलिए, तो ये पूरा हम लोगों का यहाँ पे खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज एजीट्रोपिक मिक्सचर, जिसको भी खत्म कर लेते हैं एक बार, तो पूरा हमारा लिक्विड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन कवर हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट देखते हैं कि व्हाट इज एजोट्रोपिक मिक्सचर होता क्या है। तो एजीट्रॉप्स क्या होते हैं बेटा, तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, है ना, टू लिक्विड्स व्हिच बॉइल्स एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जस्ट लाइक अ प्योर लिक्विड। जैसे कि कोई प्योर लिक्विड होता है, जैसे वाटर हो गया, मैंने बोला वो 100 डिग्री पे बॉईल होगा। इथेनॉल हो गया, मैंने बोला 25 डिग्री 70 डिग्री पे बॉईल हो रहा है, एक फिक्स टेम्परेचर है। तो एजेट्रॉप्स क्या होता है कि दो लिक्विड का मिक्सचर बेशक होता है,
but they boil at a constant temperature just like a pure liquid without any change in composition whether it is in a liquid form or in vapor form. मतलब चाहे वो वेपर फेज देख लो लिक्विड फेज देख लो दोनों में जो कॉम्पोजिशन है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है दैट इज दिस इज कॉल्ड एजिट्रॉप्स. तो एजिट्रॉपिक मिक्सचर आर ऑफ टू टाइप. एक को बोलते हैं हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक को बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. तो क्या होते हैं ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप देखो ध्यान से. तो दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हिच इज लेस देन आइदर ऑफ द टू प्योर कंपोनेंट. यानी मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होगा ऐसे दो लिक्विड का मिक्सचर जिसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लेस देन होगा आइदर ऑफ दिस टू लिक्विड्स. These are formed by the non-ideal solution showing positive deviation. तो इसको याद रखना भाई, इसको अच्छे से याद रखना. ये कौन बनाएगा जो पॉजिटिव डेविएशन को शो करेंगे. तो ये याद रखना है हम लोगों को. ठीक है. तो these are show by the positive deviation यानी जो अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन थे जो कौन सा डेविएशन शो कर रहे थे हम लोगों को पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे थे वो कौन सा बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेंगे वो शो करेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को समझ सकते हैं. ठीक है. क्लियर है आई होप यहां तक. अब देखो भाई नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हम लोग का मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का दीज आर द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स है ना जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा which is more than either of the two pure component and these are formed by the non-ideal solution which show negative deviation. यानी जो क्या शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन को शो करते हैं. तो वो हमारा बनाते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स को. तो आई होप ये दोनों क्लियर होगा. यानी जब भी एग्जांपल पूछा जाएगा कि मुझे एग्जांपल बताओ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का तो तुम किस तरीके से एग्जांपल बताओगे. मिनिमम बॉइलिंग में आप ले लोगे पॉजिटिव डेविएशन जो जो शो कर रहे थे उनका एग्जांपल और मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट्स में आप किसको ले लोगे जो शो कर रहे थे नेगेटिव डेविएशन. तो उनके एग्जांपल्स को तुम यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है. चलो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वहीं से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं. ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में तुम लोगों से पूछे गए हैं और तुम बहुत इजी तरीके से इसको बता सकते हो. जो हमने भी पढ़ा है उसके बेसिस पे बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं. तो मैंने सिर्फ उसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. तो देखो भाई पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास क्या दे रखा है. पहला दिया है कि डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन. सब बता सकते हो व्हिच फॉलो रॉल्स लॉ. राइट वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. तो बता दो भाई डेल्टा v जीरो होता है डेल्टा x जीरो होता है कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो. सेकंड है अगेन डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन. देखो ऑल इंडिया 2013 2012 2010 2014 बार बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं. सम लिक्विड्स और मिक्सिंग फॉर्म एजियोट्रॉप्स. व्हाट आर द एजियोट्रॉप्स ये भी बता सकते हो. अभी ये भी डिस्कस किया आप लोगों ने. डिफाइन द टर्म एजियोट्रॉप. स्टेट रॉल्स लॉ. डिफाइन रॉल्स लॉ इन जनरल फॉर्म इन रेफरेंस टू द सॉल्यूशन. मतलब लिक्विड वाला बोल रहा है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा. तो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस आ रहे हैं. यहाँ बोला है कि आप बताइए भाई हमें आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है ये. अभी देखो दोबारा आते हैं. तो ये बात कर रहा है हम लोगों का आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा है. ये क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन तो बता सकते हो. मोलैरिटी क्या होता है ये भी बता सकते हो. अभी अभी पढ़ा आप लोगों ने मोलैरिटी के बारे में भी. ये हैंड्रिक लॉ पे है तो इसको मैं अभी हैंड्रिक लॉ जब कराऊंगा तो उसको कवर कर लेंगे. ठीक है. तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये आप कर सकते हो. In non-ideal solution, what type of deviation show the formation of maximum boiling azeotrophs? तो maximum boiling azeotrophs कौन सा deviation show करते थे? Maximum boiling azeotrophs, yes, they show negative deviation. तो कितना सिंपल क्वेश्चन है. What is mean by the negative deviation from the Raoult's law? Give an example. What is the sign of delta H for the negative deviation? तो negative deviation कौन शो करता है भाई. तो नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है जब हम जितना वेपर प्रेशर सोच रहे थे उससे कम वेपर प्रेशर आ जाए. डेल्टा एच इसके लिए क्या होता है नेगेटिव होता है. एग्जांपल दे दो HNO3 दे दो वाटर दे दो है ना एनिलीन दे दो फिनॉल दे दो. तो दे ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल और वी से नेगेटिव डेविएशन. तो देखो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे गए हैं तुमसे. तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो अगर तुम उसको करते हो जो मैंने बताया है तुम्हें तो बहुत इजी से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. चलिए ये देखो ये क्वेश्चंस भी आए हुए हैं सारे हमारे. इसको भी एक बार नजर मार लेते हैं फटाफट क्या पूछा गया है तुम लोगों से. तो आपसे पूछ रहा है बेटा देखो ये क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय द पॉजिटिव डेविएशन. देखो सेम क्वेश्चन जो जो हम लोगों ने किया है. नॉन आइडियल सॉल्यूशन एग्जिबिट आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन. डिफाइन एजियोट्रॉप्स. डिफाइन एजियोट्रॉप्स. स्टेट रॉल्स लॉ.
स्टेट रॉल्स लॉ, और ये हो गया एक्सप्लेन व्हाई सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एसीटोन शो नेगेटिव डिविजन, ये अभी भी डिस्कस किया था, बिकॉज इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो नेगेटिव डिविजन तो शो करेगा। तो देखो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चन तुम एक साथ सॉल्व कर सकते हो, जस्ट जो मैंने पढ़ाया है उसको ध्यान में रख के। तो ये मैंने पहले ही बताया था कि इस वीडियो को देखने के बाद, इसको करने के बाद तुम एक्सटर्नल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस इतने को पढ़ लो तो तुम सारे बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो तुम लोगों के लिए मैंने लिए हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सबको, यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं है भाई, सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है, ये एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये लास्ट प्रॉपर्टी है हम लोगों की, कि पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में एक तो लिक्विड इनटू लिक्विड सॉल्यूशन को अच्छे से कवर करना था, और एक ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को भी हम लोगों को अच्छे से कवर करना है। तो क्या होता है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, चलो देखते हैं एक बार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या कहानी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले बेटा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन अ कंसंट्रेशन आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं हम लोग, इन प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्लियर है। These do not depend on the chemical nature of the solute, इसलिए बिल्कुल इस बात पर डिपेंड नहीं करते कि केमिकल नेचर क्या है सॉल्यूट का क्या नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं, और वो चीज क्या है बेटा, वो है नंबर ऑफ सॉल्यूट। फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, ध्यान से देखो, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं बेटा जो अफेक्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, तो वो फैक्टर्स हैं कुछ, पहला कि फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं बेटा जो अफेक्ट करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान रखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा सबको कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है और कौन कौन से फैक्टर्स पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड कर रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे, तो नेक्स्ट है कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं, कौन कौन से हैं भाई, पहला है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये टोटल चार टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग कवर करने वाले हैं अपने इस पूरे वीडियो में, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक बार फटाफट क्या क्या कहानी है, वन बाय वन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑन वेपर प्रेशर की, कि व्हाट इज दिस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो देखो according to Raoult's law, the relative loading in vapor pressure of the dilute solution is equal to the mole fraction of the solute present in the solution। यानी रॉल्स का लॉ क्या कहता था, रॉल्स लॉ ये कहता था कि जो हमारा रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है भाई। अब देखिए जैसे यहाँ पे इसको मैथमेटिकली डिराइव करते हैं और देखते हैं फटाफट क्या होता है। तो ये है आपका रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है, इसको बोलोगे आप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के, वेयर xb इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। किस तरीके से आप मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करते हो, देखो मैं इसकी फॉर्मूलेस बता रहा हूं फटाफट, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर हम लोग इसको सबको कवर करना है, तो इसके डेरिवेशन में ज्यादा नहीं जाते हैं क्योंकि फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आता है, फिर भी मैंने डेरिवेशन यहाँ पे रखा है तुम लोगों के लिए, और एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि तुम इसके क्वेश्चंस को भी कर सको, है ना। चलो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये हो कैसे रहा है, अगर तुम्हें मैं समझाने की कोशिश करूँ ना, तो एक बार इसको समझो तुम एक बार कि किस तरीके से ये आया है, क्या तरीका है, किस तरीके से पूरा फॉर्मूला बनता है। तो कुछ नहीं करना, आप ऐसे समझो कि मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि एक एजम्पशन लो कि
वेपर प्रेशर अगर मैं देखूं किस तरीके से ये डेराइव हुआ है पूरा फॉर्मूला ना, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो बेटा कि मान लो ये हम लोगों का कोई लिक्विड है, ठीक, चलो इसके अंदर हम लोगों ने एक सॉल्यूट को ऐड कर दिया, कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, लेट अस अज्यूम शुगर है या सॉल्ट है, कुछ भी है। तो मैंने क्या बोला कि वेपर प्रेशर है ना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि जब मैंने इसमें किसी भी सॉल्यूट को जब ऐड नहीं किया था, मैं जब की बात कर रहा हूं कि जब मैंने यहाँ पे किसी भी सॉल्यूट को ऐड नहीं किया, उस समय जितना भी वेपर प्रेशर है ना, सॉल्यूशन जो आपका लिक्विड है सॉल्यूट है, उसको मैं बोल रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्यूट। क्लियर है? जैसे मैंने इसके अंदर सॉल्यूट को ऐड कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, अब हो गया ये वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं PS से। अब कितना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आया, तो लोअरिंग को तुम ऐसे देख सकते हो क्या, लोअरिंग को आप ऐसे देख सकते हो कि भाई पहले कितना था, बाद में कितना हो गया, अपॉन पी नॉट ए, ठीक है, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो इस तरीके से बेटा ये पूरा फॉर्मूला हमारा डेराइव होता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एंड लोअरिंग मींस डिवाइडेड बाय पी नॉट शेड्यूल। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब तुम इस फॉर्मूले को देखो, अब तुम इस फॉर्मूले को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है, कि ये आया कहां से। तो दिस इज पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, दिस इज द प्योर वेपर प्रेशर एंड P is the vapor pressure of the solution. तो this is P naught minus P upon P naught is equal to XB। और सबको पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सॉल्यूट का निकाल रहा हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, दैट इज n अपॉन n प्लस कैपिटल N। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा फॉर्मूला ये डिराइव कर दिया। तो लास्ट में आपको कौन सा फॉर्मूला याद रखना है, तो बेटा आपको लास्ट में बस यही वाला फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, दैट इज P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू, मोल को देखो क्या लिख दिया है, W अपॉन मास इंटू M अपॉन W। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन क्या लगाई है, देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होती है। तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो मैं बोल सकता हूं ना बेटा कि ये जो कैपिटल N कैपिटल एन बहुत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू स्मॉल एन, है ना। तो इसमें हम लोग स्मॉल एन को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला क्या बचेगा सिर्फ एन अपॉन एन, यानी फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन दिस एन अपॉन एन बचेगा, वेयर स्मॉल एन इज द मोल ऑफ द सॉल्यूट एंड कैपिटल एन इज द मोल ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस तरीके से फॉर्मूला ये डेराइव हो जाता है, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एम अपॉन एम इंटू ब्लू, वेयर डब्ल्यू इज द मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई, मोल को लिखो मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और ये मास ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा फॉर्मूला डिराइव कर सकते। क्लियर है यहां तक, चलो नेक्स्ट क्या आता है भाई, अब देखो व्हेन द सॉल्यूशन इज नॉट डाइल्यूट, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होता तो उस केस में क्या फॉर्मूला देखने को मिलता, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं होता तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला देखने को मिलता आपको, तो उस केस में आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा बेटा, दैट इज पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन। तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो दो फॉर्मूले याद रख लेना, अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं है तो आपको सेकेंड नंबर का इक्वेशन यूज करना है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली 90% कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ना ओनली, तो आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा ज्यादा, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हमने किया था। क्लियर है, तो उस फॉर्मूले की हेल्प से आप इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप ऐसे क्वेश्चन अगर जब भी आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, तो ये तरीका हो जाएगा तुम्हारा ऐसे क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट चलते हैं हमारा, कि नेक्स्ट क्या है हम लोगों का उसको देखते हैं फटाफट।
नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो व्हाट इज दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो इसको ध्यान से देखते हैं पहले कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या। तो देखो बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, पहले इसको मैं समझाता हूँ, फिर तो मैं इस वाले डायग्राम को दिखाता हूँ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम लोगों का कैसे आया है। ठीक है, तो चलो पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि आया कैसे होगा। ठीक है, देखो मैंने बोला कि मान लो, अगेन वही, ठीक है, ये कोई हम लोग का एक सॉल्वेंट है, मैंने क्या किया, इसके अंदर एक सॉल्यूट को ऐड कर, एक सॉल्यूट लिया और उसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया। अब मैं ये कह रहा हूं तुमसे कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ठीक है ध्यान से देखना, मैं ये कह रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू टी बी नॉट। यानी बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर सॉल्वेंट का है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा टीबी नॉट से। यानी टीबी नॉट जो है वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट। जैसे ही इसके अंदर मैंने कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, मतलब सॉलिड वगैरह को ऐड किया, तो अब ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब ये क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, जिसको मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं टीबी से। तो प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट था टीबी नॉट, जैसे ही सॉल्यूट को ऐड किया इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया टीबी। तो अब कितना एलिवेशन हुआ है, उसी एलिवेशन को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टीबी। तो ये जो एलिवेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है बेटा टीबी माइनस टीबी नॉट। ठीक है, तो दिस इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कैसे हुआ है। और ये जो एलिवेशन है डेल्टा टीबी वो डायरेक्टली डिपेंड करता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, दैट इज मोलैलिटी पे। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू मोलैलिटी, और मोलैलिटी का फॉर्मूला तुम सबको अच्छे से पता है। अब इस तरीके से चलो, अब तुम्हें आइडिया लग गया, अब तुम उस एक्सप्रेशन को अच्छे से समझ सकते हो। तो आई होप यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे चलते हैं बेटा, देखो उसको बहुत जल्दी समझ जाओगे तुम लोग कि क्या होता है। तो देखो ध्यान से, ये क्या है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, देखो ध्यान से, ये कर्व किसके बीच बनाया मैंने, ये ग्राफ है टेम्परेचर का वेपर प्रेशर के साथ। तो देख रहे हो ये सॉल्वेंट की कर्व जा रही है, और ये कर्व किसका जा रहा है भाई, ये कर्व है हमारा एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन की, दो कर्व है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ गया, वहीं पे बॉइल होने लग गया लिक्विड। तो देखो ध्यान से, सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट था उसका बॉइलिंग पॉइंट कहाँ आया है, इस पॉइंट पे आया है, देख रहा है, दिस इज कॉल्ड टीपी नॉट। और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कहाँ अचीव हुआ, इस टीबी पे। इन्हीं दोनों के बीच के डिफरेंस को डेल्टा टीबी बोल रहे हैं, और इसको हम लोग बोल रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू डेल्टा टी व्हिच इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, एंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी क्या फॉर्मूला बन जाएगा, जल्दी बताइए, यस डेल्टा टीबी इज इक्वल टू एम। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनली कांस्टेंट दैट इज केबी इनटू मोलैलिटी का फॉर्मूला बताओ बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 1000, पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ
सॉल्वेंट। तो इस तरीके से हम लोग पूरा डेल्टा टीबी को यहाँ लिख सकते हैं। तो डेल्टा टीबी कम्स आउट टू बी केबी इनटू मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग डेल्टा टीबी निकाल देंगे, और जैसे ही डेल्टा टीबी निकल जाएगा, डेल्टा टीबी को रख देंगे टीबी माइनस टीबी नॉट के इक्वल। तो इस टीबी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, तो आप इस टीबी की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, ऑटोमेटिक करेंगे तो ध्यान आएगा आपको। तो इस तरीके क्लियर। चलिए, इसी सिद्धांत पे सेम टू सेम अगला टॉपिक आ जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या होता है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, देखो एक बार। तो the temperature at which the liquid in solid state of the substance have the same vapor pressure is called freezing point, है ना। तो जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाला था, उसी तरीके से जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया हमने, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, है ना। उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, तो उसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो किस तरीके से डिप्रेशन को निकाल सकते हैं। तो ये तरीका हो जाएगा बेटा हमारा डिप्रेशन निकालने का, दैट इज डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस TF, and the depression in freezing point is proportional to the molality of the solution also। तो सेम तरीका है, बस ये यहाँ याद रखना है कि TF नॉट माइनस TF है, क्योंकि डिप्रेशन हो रहा है ना, तो घट रहा है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, दिस इज TF नॉट माइनस TF। नेक्स्ट चलो, इसका भी सेम टू सेम इसी तरीके से आप इसके मॉलिक्यूलर मास को भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये रहा इसके मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट करने का तरीका। तो ये तरीका हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ भी के की यूनिट क्या हो जाएगी, केल्विन किलोग्राम पर मोल। और इसको इब्लुस्कोपिक क्या बोलते हैं, उस केबी को क्या बोल रहे थे हम लोग, इब्लुस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसको किस नाम से जानते हैं बेटा, इसको किस नाम से जानते हैं हम लोग, जल्दी बताओ। देखो मैंने पहले ही ऊपर लिख दिया था, तुम लोगों ने ध्यान दिया हो तो, काइरोस्कोपी। ठीक है, काइरोस्कोपी कांस्टेंट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का पूरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहानी। अब कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है फ्रीजिंग पॉइंट की, उसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फ्रीजिंग पॉइंट की पूछी जाती है बेटा। तो पहला है सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बेटा। फर्स्ट है दे एक्ट एज द एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, यानी ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की तरह काम करते हैं। कैसे, ये किसी भी लिक्विड के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, वाटर इज यूज्ड इन रेडिएटर, है ना, वाटर इज यूज्ड इन रेडिएटर ऑफ व्हीकल्स एज अ कूलिंग लिक्विड। If the vehicle is to be used at a high altitude where the temperature is sub-zero or even less than zero, water would be fridge in the radiator। तो water तो गाड़ी के अंदर भाई जम गया। अब क्या करें, to avoid this difficulty, a solution of ethylene glycol, क्या होता है ethylene glycol, OH CH2 CH2OH, ethylene glycol used as a एंटी फ्रिज सॉल्यूशन इन द रेडिएटर। तो देख रहे हो, जहां पे एकदम पानी एकदम जीरो के डिग्री नीचे पहुंच गया, तो पानी जम गया रेडिएटर के अंदर, गाड़ी के अंदर, तो गाड़ी कैसे चलेगी। तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं एंटी फ्रिज सॉल्यूशन को, इथाइलिन ग्लाइकोल इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, तो नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों का दैट इज क्लियरिंग ऑफ आइस फ्रॉम द रोड्स इन द हिल्स, है ना। ये हिल्स वाले जो इलाके होते हैं, वहां पे आइस जब जाती है, तो आइस को क्लियर करने के लिए भी हम लोग कैल्शियम क्लोराइड NaCl वगैरह को यूज करते हैं। और आप देख के बहुत ही हैरान होंगे, देखो ये कितना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है बेटा, कि CaCl2 is effective in melting the ice at the temperature low at -50 डिग्री सेल्सियस तक, यानी -55 डिग्री सेल्सियस तक भी टेम्परेचर को ये मेल्ट कर सकता है, लो कर सकता है, समझ रहे हो। तो वहां भी ये यूज होता है, क्लीनिंग ऑफ आइस फ्रॉम द रोड इन हिल्स। तो इस पर्पस के लिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आता है हम लोग का ऑस्मोसिस, और ये लास्ट हम लोग का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस होता है बेटा कि इट इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टू द सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम द डायरेक्ट कंसंट्रेशन, है ना। यानी ये स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का थ्रू SPM टू द सॉल्यूशन साइड और फ्रॉम द डाइल्यूट टू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया हम लोग का ऑस्मोसिस की बात।
देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी आप देख सकते हो कि ये हम लोग का एसपीएम हो गया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है, और ये क्या है, सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स है। तो किस तरीके से ये देख रहे हो डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कि किस तरीके से इनका मूवमेंट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जब भी कोई ऑस्मोसिस पूछे तो आप किस तरीके से ऑस्मोसिस को डिफाइन कर सकते हो। अब व्हाट इज दिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? So these are the thin sheet which allow the passage of only solvent molecule through them, है ना, जस्ट लाइक चाय छन्नी जो क्या अलाउ करती है, सिर्फ चाय को नीचे आने दे रही है, जब भी चाय पत्ती को ऊपर ही रख रही है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, और बॉडी आल्सो एक्ट एज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसमें स्वेट वगैरह सब बाहर आता है, कभी ब्लड तो बाहर नहीं आया ना, तो अलग अलग चीजें है ना, तो ये भी एक एसपीएम की तरह काम करती है। चलो नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस समझ गए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बेटा? तो जो एक्सटर्नल प्रेशर व्हिच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ द solvent into the solution, or we say the external pressure which must be applied to stop the osmosis is known as osmotic pressure। और किस तरीके से आप डिटरमाइन करोगे मॉलिक्यूलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर का? चलो इसको भी देख लो। तो ये फॉर्मूला होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग ना पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो मैं दिखा देता हूं एक बार। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आता है, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई तो पाई रहा, और सी क्या हो गया, एन अपॉन वी आर इंटू टी। तो इस तरीके से हम पाई को डिफाइन कर सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू एन इज द नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल को हम फर्दर लिख सकते हैं मास ऑफ द सॉलिड अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो ये पूरा फॉर्मूला हम लोगों को लास्ट में मिल जाता है कि मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। बेसिकली प्रोटीन के मॉलिक्यूलर के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करते हैं। क्लियर है ये चीज? चलो उसी तरीके से व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस बेटा? तो एक रिवर्स ऑस्मोसिस भी आता है कि व्हेन द प्रेशर मोर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट में पास फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द सॉल्वेंट through this SPM, and this type of osmosis is known as reverse osmosis। reverse osmosis is used for the distillation of sea water, यानी sea water का डिसलिनेशन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस को, कि किस तरीके से ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर आपने अप्लाई कर दिया तो वहां पे जो सॉल्वेंट है वो में पास फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द सॉल्वेंट थ्रू द एसपीएम, इसी को बोलते हैं हम लोग और रिवर्स ऑस्मोसिस। तो एक बार इसको भी तुम देख लेना थ्योरेटिकल पार्ट है बिल्कुल, कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्लियर है? चलो अब ये कुछ क्वेश्चन है बेटा जो बार बार पूछे गए हैं इस टॉपिक पे, बहुत बार क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। तो इन क्वेश्चन को सिर्फ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें हम लोग इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमने पूरे सॉल्यूशन को देखा और यहाँ पे कवर किया। देखो ये क्वेश्चन भी है और कुछ और क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ये देखो ये क्वेश्चन। तो इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और एकदम सिंपल फॉर्मूलाज यूज करके हैं ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो एकदम नॉर्मल फॉर्मूलाज यूज करके आप इसको बना सकते हो। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जो भी आज हम लोगों ने पढ़ा है ना उसके बेसिस पे ही है ये पूरा, तो इन सबको हम लोग अलग से कवर करेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों का पूरा था। तो एक छोटा सा वीडियो और लाएंगे जिसके अंदर हम लोग वेक्टर फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल उनको डिस्कस कर लेंगे। ओवरऑल 90% हम लोगों ने पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया है सॉल्यूशन का, और सबको अच्छे से कवर किया है। तुम इसको देखो और एक बार इस पूरे को करो। इसी तरीके से हम लोग टोटल 10 के 10 चैप्टर्स हैं, उन सबकी वीडियोस को प्रिपेयर करेंगे वन शॉट, और उसमें बनाएंगे पूरा कि किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे, और उस तरीके से तुम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये सही लगा होगा। तो अगर सही लगता है तो इसको करो, और नेक्स्ट मिलते हैं। तो नेक्स्ट में हम लोग और वीडियोस बनाएंगे और चैप्टर्स जो बच गए हैं उन पे लेके आने वाले वीडियो, तो उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। टिल टेक केयर, और इसको तुम लोग अच्छे से जितना भी पढ़ा है पूरा रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक तुम इसको अच्छे से कवर करो।